हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको गबन कहानी का अगला भाग सुना रही हूँ। देखते हैं आखिर जालपा ने गहने खरीद लिए या फिर उसे वापस कर दिया। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दे, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना। देना है तो दे दो, नहीं तो चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊं। जालपा बोली, तुम ही क्यों नहीं कह देती, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ बोला, मुझसे साफ साफ जवाब देते नहीं बनेगा। दुनिया भर की खुशामद कौन करेगा। चुनी चूना, आप बड़े आदमी हैं, रईस है, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है। मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा बोली, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ बोला, वाह, फिर तो सब काम ही बन जाएगा। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो। चरणदास बारंदे से उठकर द्वार पर आ गया और बोला, क्या हुक्म है सरकार। जालपा बोली, माल बेचने आते हो या जटने आते हो। 700 रुपये कंगन के मांगते हो। चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या। मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक ना दूंगी। चरणदास बोला, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा बोली, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास बोला, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं। आप यूं ही पहने, 10-5 रुपए की बात होती, आपकी जवान ना उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नगद है। उसी एक पैसे उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना ना पड़े। जालपा बोली, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया हो। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते। रुपए कब मिलेंगे। जालपा बोली, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में। 150 साफ उड़ा लिए जाता था, मुझे पछतावा हो रहा है। तो कम क्यों नहीं कहे, वे लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते रहते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों नहीं ठुकरा दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा कि मैं ना लूंगी, क्यों दुविधा में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल है, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया। यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही हैं। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गई तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीजें मुफ्त में आ गई। रमा ने बड़े विस्मय स्वर में बोला, मुफ्त क्यों, रुपए ना देने पड़ेंगे। जालपा बोली, रुपए तो अम्मा जी दे देंगी ना। रमानाथ बोला, क्या कुछ कहती थी। जालपा बोली, उन्होंने मुझे भेंट किए हैं, तो रुपए कौन देगा। रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीज़ें ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती। जब गहने जो चोरी हो गए थे, क्या उनके पास रुपए न थे। जालपा जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़ती भी नहीं। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी। उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी।
क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है, वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उसी माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही व्यवस्था, वही कातरता, वही ममता जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केशों को ले सके, इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मोह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था, पर ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पा ली। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए से कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में न पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते। अगर जालपा मोह के इस झांके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए। फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्र आभूषण, कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा? मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह अपने सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही, वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी न रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्राभूषण और सील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था कि भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जैसे जान सी पड़ गई थी। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता था। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियाँ दिल बहला लिया करती थीं। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। गागुन में 15 दिन बराबर खाना होता था। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्चा प्रायः उसी के मत्थे पड़ता था। कभी कभी गायें बुलाई जाती थी, उसकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट का जलपान का खर्च भी उसके ही मत्थे आता था। इस तरह उसके 200-300 रुपए रोज उड़ जाते। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों में रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोहता रहता। जालपा उससे इन झमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हो गई। वहां की बाहर देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता, अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियाँ मिलती हैं जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती हैं। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश परदेश वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों में से किस बात से कम है। रूप रंग में वह सुंदर है, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल है। फिर वह क्या परदेश वालियों के साथ बैठे।
रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था। माता को कभी गंगा स्नान कराने ले जाता तो पंडों से भी बातें नहीं करने देता था। कभी माता की हंसी मर्दानी में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता था। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता जा रहा था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उपेक्षित करती थी। जालपा रूपहीन काली कलूटी फुअड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्माती। जालपा जैसी सुंदर, जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने के आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से ही शहर में रहती हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का ये बंधन कैसे टूटे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते हैं। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय ही कर लिया। जालपा से बोला, आज हम तो सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा उसके चेहरे पर छलक उठी। बोली सच नहीं भाई, साथ वालियां जीने ना देंगी। रमानाथ बोला, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों शर्माते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय में पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी ने देख लिया तो? रमानाथ बोला, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा बोली, मैं तो शर्म के मारे गड़ जाऊं। रमानाथ बोला, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जालपा बोली, और जो कहीं अम्मा जी देख ले। रमानाथ बोला, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 5 दिन में जालपा ने नई महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिमा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण है। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निर्माण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा बोली, क्या करती, इनकार करते भी तो नहीं बनता। रमानाथ बोला, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा बोली, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा। रमानाथ बोला, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, इसकी साड़ी तुमने देखी है, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने व्यवस्था के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ बोला, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा बोली, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ बोला, विपत्ति तो कुछ नहीं, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं है। जालपा, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? तो यहाँ पर समाप्त होती है आज की कहानी। आगे की कहानी का भाग सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में और जानेंगे क्या जालपा और रमानाथ ऐसे ही कर्ज में डूबते रहेंगे या फिर अपने खर्चों को कम करेंगे। तो सुनते हैं आगे की कहानी में।